जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि मोटर अंडर लोड या मोटर ऑन लोड कंडीशन हम देखेंगे। तो जब मोटर का जो शाफ्ट है उसमें, एक मिनट, नॉट इज विजिबल। जब मोटर के शाफ्ट में लोड का शाफ्ट जुड़ता है तो उसकी जो गति है वो थोड़ी धीमी होती है। अब एकदम से मोटर को लोड से जोड़ोगे तो उसकी स्पीड एकदम से वही की वही तो रहेगी नहीं, है ना। थोड़ा सा तो चेंज होगा, तो हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड जो है थोड़ी कम होगी, है ना। इसके पश्चात क्या होगा, जैसी अगर स्पीड कम होती है, स्पीड मतलब हम एन की बात कर रहे हैं, एन अगर कम होता है तो रिलेटिव स्पीड बढ़ती है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, एन एस माइनस एन। तो एन एस माइनस एन, एन अगर कम होता है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ये वाला पार्ट पूरा क्या होगा, ओवरऑल ये बढ़ेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये वाला पार्ट बढ़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड का मान बढ़ता है। रिलेटिव स्पीड मतलब एन एस माइनस एन जब बढ़ता है तो स्लिप क्या होती है जनरली हमारी, एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। तो जब हमारी रिलेटिव स्पीड बढ़ेगी तो हमारी स्लिप की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि एन एस माइनस एन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हमारी स्लिप का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब हम मोटर के रनिंग कंडीशन के दौरान की बात कर रहे हैं। तो इस स्थिति में जो हमारा अगर स्लिप का मान बढ़ता है तो इंड्यूस ईएमएफ मतलब ई टू डैश, है ना, ई टू डैश जो कि होता है एस टाइम ऑफ ई टू, है ना। ई टू यहाँ पे क्या है, रोटर ईएमएफ एट स्टैंड स्टिल, और ये रोटर ईएमएफ ई ई टू डैश क्या है, हमारा रोटर ईएमएफ ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन, है ना। तो ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन ये क्या है, स्लिप की वैल्यू पर निर्भर करता है। तो स्लिप हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो स्लिप बढ़ेगी तो उससे हमारा क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ जो है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगा और इसके साथ साथ रोटर करंट इन द रोटर जो है वो भी बढ़ेगा। करंट इन द रोटर क्या होता है, आई टू डैश, उसको हम क्या लिखते हैं, ई टू डैश अपॉन जेड टू डैश, इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। तो ई टू डैश बढ़ेगा तो रोटर करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब रोटर करंट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, टॉर्क टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई टू हो या आई टू डैश हो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। तो जब आई टू बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा। आई बात समझ। तो ये चीज़ कैसे हुई, स्पीड के कम होने से ये सब वाइस वर्सा ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसके बाद टॉर्क बढ़ने से क्या होगा, जो मोटर और लोड है ना, मोटर का टॉर्क और जो लोड टॉर्क होगा, एक होगा मोटर टॉर्क टीएम और एक टॉर्क होगा लोड टॉर्क, है ना। वो एक टाइम जल्द ही एक समय में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, हमने ये देखा कि अगर मोटर में लोड शाफ्ट जुड़ता है तो उससे तुरंत में स्पीड कम हुई तो उससे रिलेटिव स्पीड बढ़ी तो उससे क्या हुआ, स्लिप का मान बढ़ा तो रोटर ईएमएफ का मान बढ़ा, रोटर ईएमएफ के बढ़ने से रोटर करंट का मान बढ़ा, रोटर करंट के मान से बढ़ने से टॉर्क का मान बढ़ा। तो जल्द ही मोटर का टॉर्क और लोड का टॉर्क एक समान हो जाते हैं। तो हमने देखा नो लोड से फुल लोड के दौरान जो स्पीड का जो चेंज होता है बहुत कम होता है, इतना कम कि हम उसको नगण्य मान सकते हैं, है ना। वही लिखा है मैंने, जो हमारे स्पीड का चेंज हुआ नो लोड से फुल लोड के दौरान वो इतना नगण्य है कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। और ये जनरली ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जो रोटर का इम्पिडेंस होता है वो जनरली काफ़ी कम होता है। रोटर इम्पिडेंस मतलब Z2 जो है उसका मान क्या होता है, बहुत कम होता है। तो
अगर स्पीड ज़रा भी कम होती है तो उससे लार्ज रोटर करंट उत्पन्न हो जाते हैं, और लार्ज रोटर करंट उत्पन्न होंगे तो टॉर्क भी उत्पन्न होगा। तो ये जो कंडीशन हो रही है ये रोटर के इम्पिडेंस के लो होने की वजह से होती है। तो रोटर का इम्पिडेंस जनरली क्या होता है, लो होता है, जिसके कारण से ये स्थिति होती है। अब जो रोटर करंट बढ़ा जिसने टॉर्क को बढ़ाया, तो वो इस प्रकार से टॉर्क को बढ़ा देता है कि जो लोड के बढ़ने से लोड की जो लोड की जो डिमांड होगी, है ना, उसकी पूर्ति यह रोटर करंट जो बड़ा है वह पूरी कर पाएगा। और इसी कारण से जो चेंज इन स्पीड है फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड वो काफ़ी कम रहता है। तो इसी कारण से इंडक्शन मोटरों को ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड मशीन ही कहा जाता है। ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड मशीन्स हम इसको बोल सकते हैं, या कांस्टेंट स्पीड मशीन भी कहा जा सकता है। एक कांस्टेंट स्पीड मोटर और होती है। तो जनरली कभी भी ऑप्शन में अगर कांस्टेंट स्पीड मोटर को अगर आपको चूज़ करना है और उसमें अगर इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर दोनों दिए हो, तो सिंक्रोनस मोटर को ही चूज़ करना। उसकी स्पीड डाउन नहीं होती, वो उसकी कांस्टेंट स्पीड उसकी स्पीड ns जो होती है वो सेम ही होती है अंडर ऑल लोड कंडीशन। तो वो ध्यान रखिएगा आप। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया तो आप सिंक्रोनस मोटर को चूज़ करें कांस्टेंट स्पीड मशीन में। अब हम टॉर्क रनिंग कंडीशन के दौरान देखते हैं। टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशंस जो होगा हमारा, फुल लोड टॉर्क या रनिंग टॉर्क हम जिसे कह रहे हैं, मान लेते हैं हम कि रोटर में स्टार्टिंग में R2 E2 X2 जो है ये स्टैंड स्टिल कंडीशन में, R2 जो है रोटर रेजिस्टेंस प्रति फेज है, E2 है इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज, और X2 है रोटर रिएक्टेंस पर फेज। इसी प्रकार से Z2 होगा तो रोटर इम्पिडेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल। ऐसी अगर cos फाई 2 होगा तो रोटर पावर फैक्टर एट स्टैंड स्टिल, है ना, cos फाई 2 अगर हो तो इस प्रकार से लिख लें। ये हमारे क्या स्टैंड स्टिल के दौरान। परंतु ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन ये चीज़ें चेंज हो जाती है। ड्यूरिंग रनिंग कंडीशंस हम रोटर ईएमएफ पर फेज को हम लिखते हैं E2 डैश इक्वल्स टू एस टाइम ऑफ E2। रोटर रिएक्टेंस पर फेज को हम लिखते हैं X2 डैश बराबर से एस टाइम ऑफ X2। और रोटर इम्पिडेंस को हम लिखते हैं Z2 डैश इक्वल्स टू R2 स्क्वायर प्लस X2 डैश का स्क्वायर, है ना। X2 डैश का स्क्वायर हमारा क्या कहलाता है, X2 डैश हमारा क्या है, S टाइम ऑफ X2 ही है। तो डायरेक्ट आप वो भी लिख सकते हैं और ये भी दे सकते हैं। अब I2 डैश रोटर करंट पर फेज ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन क्या हो जाएगा, I2 डैश बराबर से E2 डैश अपॉन Z2 डैश। E2 डैश होगा S टाइम ऑफ E2, Z2 डैश होगा R2 स्क्वायर प्लस S X2 का स्क्वायर अंडर रूट में। cos फाई 2 डैश R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S X2 लिख सकते हैं। ये हमने रनिंग कंडीशन के दौरान रोटर सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है। तो रोटर ईएमएफ E2 डैश होगा S टाइम ऑफ E2 के बराबर। I2 डैश हमारी रोटर धारा होगी। रोटर रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्टार्टिंग के दौरान भी वही होता है और रनिंग के दौरान भी R2 ही होता है, उस पर स्लिप का फ़र्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ X2 के लिए निकाला था क्योंकि उसमें स्लिप का फ़र्क पड़ता है। क्योंकि देखो यहाँ रोटर रेजिस्टेंस पे क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एलिमेंट है। परंतु जो X2 है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एलिमेंट है, तो इसलिए मैंने आपको लिखवाया था उस टाइम, याद आ रहा होगा आपको। X2 लिखा था हमने 2 पाई एफ एल, है ना, और X2 डैश को हमने क्या लिखा था 2 पाई एफ डैश एल, एफ डैश एल। तो एफ डैश की वैल्यू क्या होती है, एस टाइम ऑफ एफ। तो एस टाइम ऑफ X2 हमने लिखा था। नहीं ध्यान आ रहा हो तो आप देख सकते हैं प्रीवियस के नोट्स में। तो इम्पिडेंस ट्राइंगल जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, ये R2 हमारा फेज में, X2 हमारा ऊपर की तरफ, है ना, और Z2 इस प्रकार से।
यही ऐसी इम्पिडेंस ट्रायंगल बनाते थे हम, याद आ रहा होगा आपको। अगर नहीं याद आ रहा हो तो बेसिक सर्किट की क्लास में देखिए, है ना, कैसे हम इम्पिडेंस ट्रायंगल बनाते हैं। अब यहाँ पे रनिंग टॉर्क को भी हम क्या लिखेंगे, टी आर। देखो, टॉर्क को जनरली टाउ से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना, टाउ इस प्रकार से बनाया जाता है जो मैंने बनाया आपको। तो टाउ भी लिखा जा सकता है और टी भी लिखा जा सकता है, बोथ आर द सेम थिंग्स। जनरली टाउ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, पर टाउ से आप थोड़े से कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने टी लिखा टॉर्क के लिए। कई बुक में आपको टाउ भी लिखा दिखेगा, तो टाउ वहाँ पे टॉर्क ही है। अब टी आर जो है उसको भी हम क्या लिखेंगे, टी आर जो है वो भी ई टू डैश आई टू डैश और कॉस फाई टू डैश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसमें ई टू डैश क्या है, रोटर ईएमएफ ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन, आई टू डैश रोटर करंट ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन, और कॉस फाई टू डैश रोटर पावर फैक्टर ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन। अब ई टू डैश जो है सिंपली किस पे निर्भर करेगा, देखो जो स्टैंड स्टिल E2 है वो किस पे निर्भर करता है, वोल्टेज सप्लाई V पर। और वोल्टेज सप्लाई V की वजह से जो फ्लक्स स्थापित होता है पाई, उस पे कौन निर्भर करता है, E2 डैश, है ना। तो E2 डैश जो है वो फ्लक्स फाई पे निर्भर करता है, तो E2 डैश की जगह हम लिख सकते हैं फ्लक्स फाई। तो टी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम फाई लिख सकते हैं। आई टू डैश की वैल्यू आपने लिखी हो वो लिख दो यहाँ पे, कॉस फाई टू डैश की आपने वैल्यू लिखी हो वो यहाँ पे लिख दो, है ना। तो हमारा एक्सप्रेशन जो आएगा वो क्या आएगा, फाई एस ई टू आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का स्क्वायर। चूंकि फाई ई टू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ई टू डैश फाई के प्रोपोर्शनल और फाई जो है ई टू के प्रोपोर्शनल है ना। तो इससे क्या होगा, टी आर के लिख सकते हैं हम एस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का स्क्वायर। फाई हम ई टू के भी प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, और ई टू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, वी के, है ना। तो डायरेक्टली हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और या फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू। तो यहाँ पे E2 के लिखने के बाद अब हम कांस्टेंट, अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमारा कांस्टेंट क्या आएगा, K1। तो K1 एस ई टू स्क्वायर अपॉन इंटू आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस टाइम ऑफ एक्स टू का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम लिखेंगे एक्सप्रेशन में। यहाँ पे K1 की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है, 3 into 60/2 पाई NS। इस NS तो आपको मालूम है, NS है हमारी सिंक्रोनस स्पीड, विच इज इक्वल्स टू 120F/P। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके बाद हम जो प्रीवियस हमने स्टार्टिंग टॉर्क के दौरान किया था वो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। अब इस हमारे एक्सप्रेशन में ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन आया, यहाँ पे जो E2 है हम बोलेंगे E2 क्या है, सप्लाई वोल्टेज V के प्रोपोर्शनल है। तो जब सप्लाई वोल्टेज V के प्रोपोर्शनल है E2, और उसको हटा के हम जब उसको हटा देंगे हम, तो वो वैल्यू K1 से मल्टीप्लाई होकर कुछ और कांस्टेंट वैल्यू देगा जिसको हमने लिया है K2। तो हम इसी एक्सप्रेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, टी आर इक्वल्स टू K2 इंटू एस इंटू आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस टाइम ऑफ एक्स टू का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। फोर्थ हमने क्यों माना, क्योंकि 3 इक्वेशन हमारी स्टार्टिंग टॉर्क में चली गई है ना, इसलिए हमने इसको फोर्थ माना है। अब टी आर को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। आप K2 को हटा के अगर प्रोपोर्शनल साइन लिखना है तो एस आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का स्क्वायर। अब देखो, रनिंग टॉर्क भी क्या है, वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के वेरिएशन के प्रति सेंसिटिव है ना, वो भी संवेदनशील है सप्लाई वोल्टेज के प्रति, एवं इसके अतिरिक्त यह स्लिप पे भी निर्भर करता है। तो हम आप कंडीशन फॉर मैक्सिमम फुल लोड टॉर्क के लिए निकालेंगे। चूँकि स्लिप पे निर्भर करता है, स्लिप यहाँ पे हमारा वेरिएबल फैक्टर है, तो इस वेरिएबल फैक्टर के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो R2 की वैल्यू क्या होना चाहिए स्लिप के टर्म्स में, कि हमें मैक्सिमम फुल लोड टॉर्क प्राप्त हो। तो इसको भी हम क्या करेंगे, DTR/DS इक्वल्स टू D/DS, इसको TR को भी हमने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू S और उसको इक्वेट कर दिया 0 के। तो इससे हमें जो कंडीशन प्राप्त होगी
वो क्या होगी, मैक्सिमम फुल लोड टॉर्क की कंडीशन हमें प्राप्त होगी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएशन में वैसी सेकेंड फंक्शन को वैसे लिख दो, सेकेंड फंक्शन वैसे ही हो गया। फिर उसके बाद K2 जो है उसको ज़ीरो ही कर दो, कोई मतलब नहीं, उसको हटा ही दो, है ना। एस आर टू का डिफ्रेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो आर टू आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आर टू हो गया। अब सेकेंड फर्स्ट फंक्शन को लिख दो एज इट इज एस आर टू, है ना। एस आर टू हमारा फर्स्ट फंक्शन। अब इस वाले फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो आर टू स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, और एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एस, टू एस। तो टू एस एक्स टू स्क्वायर हमारा डिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट इनटू आएगा एस आर टू, ठीक है। और नीचे में सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, तो ये यहाँ इससे ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके ये ज़ीरो हो जाएगा। तो आर टू स्क्वायर प्लस एस, आर टू स्क्वायर में अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर टू है और यहाँ पे भी आर टू है, तो आर टू को बाहर निकाल के इसको भी जीरो कर सकते हैं, है ना। डिवाइड बाय आर टू करके ये भी हमारा हट गया, तो ये एक्सप्रेशन से ये भी आर टू हट गया, तो उससे बचा क्या, आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, तो हमारे पास बचा क्या, आर टू स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर माइनस टू एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, है ना। आर टू स्क्वायर, अब ये दोनों का माइनस होकर कर जाएगा माइनस ऑफ एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, तो आर टू स्क्वायर इक्वस टू हम क्या लिख सकते हैं, एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, तो आर टू इक्वस टू है एस टाइम ऑफ एक्स टू, मतलब मैक्सिमम फुल लोड टॉर्क के लिए रोटर रेजिस्टेंस का मान स्लिप टाइम्स होना चाहिए रोटर रिएक्टेंस के मान के बराबर एट स्टैंड स्टिल, है ना। फॉर मैक्सिमम फुल लोड टॉर्क के लिए रोटर रेजिस्टेंस प्रति फेज स्टैंड स्टिल कंडीशन में किस में स्लिप टाइम्स एक्स टू रोटर रिएक्टेंस प्रति फेज स्टैंड स्टिल के बराबर होना चाहिए, तब हमें अधिकतम फुल लोड टॉर्क प्राप्त होगा। तो अधिकतम फुल लोड टॉर्क, तो हम स्लिप को लिख सकते हैं, मैक्सिमम स्लिप इज इक्वल्स टू आर टू बाय एक्स टू। इस एक्सप्रेशन से हम लिख सकते हैं ना स्लिप की मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए फॉर मैक्सिमम फुल लोड टॉर्क, एस एम इक्वल्स टू आर टू बाय एक्स टू। इसको फिफ्थ इक्वेशन, तो स्लिप करेस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम टॉर्क, वही देखो मैंने लिखा है नेक्स्ट उसमें, एक सेकेंड, तो स्लिप करेस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाएगा, एस एम इक्वल्स टू आर टू बाई एक्स टू। ये सब बहुत याद रखने वाली चीज़ें हैं, ध्यान रखें, है ना, ये आपको ध्यान देना चाहिए। मैक्सिमम स्टार्टिंग के दौरान आर टू इक्वल्स टू एक्स टू होता है, और मैक्सिमम फुल लोड टॉर्क के लिए आर टू की वैल्यू एस टाइम ऑफ एक्स टू होना चाहिए। स्लिप करेस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम टॉर्क के दौरान स्लिप की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो होगी एस एम इक्वल्स टू आर टू बाय एक्स टू। और मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू क्या होगी, जनरली हम एन को क्या लिखते थे, वन माइनस एस एन एस, है ना। तो यहाँ पे एन की जगह क्या लिख देंगे, एन एम, और एस की जगह क्या लिख देंगे, एस एम। उससे हमारा मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा, तो मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी एन एम इक्वल्स टू वन माइनस एस एम इंटू एन एस। कई बार ये भी निकालने को कहता है, तो एस एम निकालना पड़ेगा आपको और एन एस निकालना पड़ेगा, तो एस एम होगा आर टू बाई एक्स टू, और एन एम होगा वन माइनस एस एम इंटू एन एस, और एन एस होगा 120 एफ बाय पी। अब इसके बाद मैक्सिमम फुल लोड टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जाए, तो मैक्सिमम फुल लोड टॉर्क वैल्यू जो है वो किस पे निर्भर करता है, ये पूछा जाए, तो हम इसको निकालने के लिए अगेन इक्वेशन को कंसिडर कर रहे हैं। तो के टू एस इंटू एस एक्स टू, अब ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, ये एक्सप्रेशन यहाँ से आया है जो आपने लिखा हुआ है ना यहाँ पे,
हाँ, ये वाला टी आर इक्वल्स टू फोर्थ इक्वेशन, टी आर इक्वल्स टू के टू एस आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर और अंडर द ब्रैकेट एस एक्स टू का स्क्वायर। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए आर टू जो है किसके बराबर होना चाहिए, एस टाइम ऑफ एक्स टू। तो आर टू की जगह यहाँ पे हम दोनों ऊपर नीचे आर टू की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एस एक्स टू वही किया है, ये दिख रहा है ना आपको, ये के टू इंटू एस और आर टू की जगह हमने लिख दिया एस एक्स टू, यहाँ पे भी आर टू स्क्वायर की जगह लिख दिया एस स्क्वायर। आर टू स्क्वायर है तो एस एक्स टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर। तो ये टू टाइम्स ऑफ एस टू स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर हो गया, और ये के टू ऊपर हो गया के टू एस स्क्वायर एक्स टू अपॉन टू एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर। तो टी एम तो टी एम की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, के टू अपॉन टू एक्स टू, एस स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन की जगह टी एम इक्वल्स टू के टू अपॉन टू एक्स टू। तो एक्स टू से एक्स टू एक बार कैंसिल हो जाएगा तो एक्स टू बचेगा, के टू को हटा के हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे तो टी एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/2x2, है ना। तो टी एम जो है मैक्सिमम फुल लोड टॉर्क जो होता है वो केवल रोटर रिएक्टेंस पर फेस एट स्टैंड स्टिल के पर निर्भर करता है ना। क्या लिखे हैं यहाँ पे, मैक्सिमम फुल लोड टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस के पर फेस के, पर फेस थोड़ा छूट गया, स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस पर फेस ऑफ रोटर, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। मैक्सिमम फुल लोड टॉर्क जो है रोटर रेजिस्टेंस पे निर्भर नहीं करता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ rotor resistance. It is only dependent on rotor reactance at standstill and it is inversely proportional to it, है ना। तो इस तरीके से हमारा स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क कंप्लीट होता है, टॉर्क वाला पार्ट कंप्लीट होता है। हम जनरली टॉर्क इक्वेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखना है हमें, और इसके साथ अब हमें इसमें टॉर्क स्लिप और टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है, तो हमारा टॉर्क वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा।